लैंड डिवाइड की थी ना, इंडिया की ये बॉर्डर है, पाकिस्तान का ये बॉर्डर है, यहाँ से यहाँ इंडिया होगा, यहाँ से यहाँ पाकिस्तान होगा, बट ऐसा नहीं था। सिर्फ वो लैंड का डिवीजन नहीं था, या फिर लाइबिलिटी मतलब हमारा होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर किसी को लिखना है तो लिख सकता है। लाइबिलिटी मतलब होता है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ ये सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड करने की बात नहीं थी, या फिर सिर्फ एक ज़मीन के टुकड़े को डिवाइड करने की बात नहीं थी। हमारा पार्टीशन बहुत चीज़ों का हुआ था। किस किस का हुआ था? ऑल्सो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एपरेटस। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एपरेटस, यहाँ पे पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एपरेटस से मतलब है जो भी हमारा जितना पॉलिटिकल सिस्टम था, राजनीतिक हमारा जो पूरा सिस्टम था, वो भी डिवाइड हो गया था। आधे नेता वहाँ चले गए, आधे नेता यहाँ आ गए। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी जो हमारा पूरा मैनेजमेंट है कंट्री का, वो भी आधा उधर चला गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में हमने पढ़ा है, उसमें कुछ 389 ऐसे मेंबर्स थे, और बाद में जब डिवीजन हुआ उसके बाद 299 ऐसे मेंबर्स रह गए थे। तो एक तरह से क्या होता है, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एपरेटस प्लस पॉलिटिकल एपरेटस दोनों ही इफेक्ट हुए थे, इससे दोनों में ही बदलाव आए थे, उनका भी डिवीजन हुआ। नेक्स्ट, एंड फाइनेंशियल एसेट ऑल्सो। फाइनेंशियल एसेट भी क्या किए गए थे, डिवाइड किए गए थे। मतलब जो पैसे थे, ठीक है, जो पैसे थे, रिसोर्सेज थे, वो सब भी डिवाइड कर लिए गए थे। 80 लाख पीपल वर माइग्रेटेड एंड 5 to 10 लाख किल्ड। 80 लाख लोग उस टाइम पे माइग्रेट हुए थे। माइग्रेट मीन्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर जाना, ठीक है। तो 80 लाख लोगों ने करीबन, ये तो हमारा आंकड़ा है कि ये 80 लाख थे, बट इससे भी ज़्यादा कहीं हो सकते हैं। तो 80 लाख पीपल, अराउंड 80 लाख पीपल जो थे वो माइग्रेट किए थे, एक जगह से दूसरी जगह चले गए थे, जैसे इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया, ठीक है। एंड 5 to 10 लाख वर किल्ड, और 5 से 10 लाख मारे जा चुके थे। 5 से 10 लाख तो वैसे बहुत छोटी संख्या है, न जाने कितने ही मारे गए होंगे, जिनका रिकॉर्ड अभी तक है भी नहीं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ऑल्सो गेट डिवाइडेड। जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ थे, मतलब जो भी हमारी सरकारी नौकरी पे थे, सरकारी दफ्तरों में जो काम करते थे, वो भी डिवाइड हो गए थे। आधे इंडिया में चले गए थे और आधे पाकिस्तान में आ गए थे। लास्ट वन इज स्टिल 12% ऑफ द टोटल इंडियन पॉपुलेशन वॉज मुस्लिम इन 1951। इसके बावजूद भी हमारा डिवीज़न हुआ, इंडिया बना, पाकिस्तान में बोला गया जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया वो पाकिस्तान के हैं, और जो हिंदू मेजॉरिटी एरिया है वो इंडिया में आएंगे। उसके बाद भी जो हमारा न्यू इंडिया बना था, जो मेनली हम कह सकते हैं हिंदू मेजॉरिटी इंडिया था, उसमें फिर भी 12%, अराउंड 12% जो पॉपुलेशन थी वो हमारी किसकी थी? मुस्लिम्स की। टोटल पॉपुलेशन की 12% हमारी मुस्लिम्स की थी, जो 1951 के अराउंड की बात की जाए। 1947 में आज़ाद हुए थे, फिर भी 1951 में अराउंड 12% जो हमारी थी वो मुस्लिम पॉपुलेशन हमारे इंडिया में थी। तो हमारे इंडिया सिर्फ हिंदू मेजॉरिटी नहीं कह सकते हैं, ये सेक्युलर है, यहाँ पे सभी धर्मों के लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये टॉपिक कंप्लीट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। अब जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। इंटीग्रेशन मतलब मिलाना, ज्वाइन करना, कलेक्ट करना, ठीक है। तो प्रिंसली स्टेट्स को एक साथ कैसे लाया गया, यूनाइट कैसे किया गया? हमें पता है कि 565 प्रिंसली स्टेट थे उस टाइम, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था इतने सारे प्रिंसली स्टेट और प्रोविंसेस को एक साथ इकट्ठा कर देना, ठीक है। तो क्या किया गया, ब्रिटिश इंडिया डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट। जो ब्रिटिश इंडिया था, जो पहले इंडिया पाकिस्तान अलग नहीं हुए थे, दोनों साथ में थे, तो उस टाइम का जो इंडिया था उसे हम ब्रिटिश इंडिया कहते हैं। तो जो ब्रिटिश इंडिया था वो दो भागों में डिवाइड था, दो पार्ट्स में डिवाइड था। फर्स्ट वन इज प्रोविंसेस एंड सेकेंड वन इज प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। 1/4 इंडियंस लिव इन प्रिंसली स्टेट्स। जो 1/4 इंडियंस थे उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों आते हैं, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया की बात हो रही है, ठीक है। तो 1/4 जो मुस्लिम्स 1/4 जो पॉपुलेशन थी इंडिया की, वो कहाँ रहते थे? प्रिंसली स्टेट में रहते थे। प्रोविंसेस में नहीं रहते थे, प्रिंसली स्टेट में रहते थे 1/4, ठीक है। 1/3 ऑफ लैंड ऑफ ब्रिटिश इंडिया कवर्ड अंडर प्रिंसली स्टेट्स। और 1/3 जो लैंड थी, जो टोटल लैंड थी ब्रिटिश इंडिया की, इंडिया पाकिस्तान उस टाइम मिला हुआ है, तो 1/3 जो लैंड थी ब्रिटिश इंडिया की, उसमें से उसमें वही 1/3 लैंड टोटल लैंड में से प्रिंसली स्टेट के साथ उसमें प्रिंसली स्टेट थे, ठीक है। टोटल जो हमारी लैंड थी उसमें से 1/3 लैंड पे क्या थे? हमारे प्रिंसली स्टेट थे।
प्रिंसेस का रास्ता या रूल था। इट वॉज अनाउंस दैट द प्रिंसली स्टेट वर फ्री आइदर टू ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। अब ये बोला गया, जब अनाउंसमेंट हुई कि जो इंडिया है हम उसको फ्री करने वाले, जब ब्रिटिश ने बात कही तो उन्होंने 3 चॉइसेस दी। किसको? हमारे प्रिंसेस को, ठीक है, जो हमारे प्रिंस थे, हमारे जो राजा वगैरह थे, रूलर्स थे, उनको 3 चॉइसेस दी। फर्स्ट चॉइसेस कि वो क्या करें, या तो इंडिया में मर्ज हो जाए, ओके। नेक्स्ट वन इज़ वो पाकिस्तान में मर्ज हो जाए, पाकिस्तान में चले जाए। एंड थर्ड वन इज़ कि वो इंडिपेंडेंट है, ना इंडिया में ना ही पाकिस्तान में, वो अपनी इंडिपेंडेंट कंट्री बना ले, अगर वो रन कर सकते हैं तो 3 चॉइसेस मिली। समझ आ गई तीनों चॉइसेस, या तो इंडिया में फर्स्ट वन, सेकेंड वन इज़ या पाकिस्तान में, एंड थर्ड वन इज़ इंडिपेंडेंट है, ठीक है। द डिसीजन वॉज लेफ्ट विद द प्रिंसली स्टेट रूलर्स। अब ये ना डिसीजन मेकिंग जो था, अब हम कहते हैं ना हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है, उस टाइम पे नहीं थी। तो ये जो भी मर्ज होने का जो पूरा प्रोसेस है, इसका जो कार्यभार दिया गया, जो डिसीजन मेकिंग की पावर दी गई, वो हमारे लोगों को नहीं दी गई, आम जनता को नहीं दी गई थी। किसको दी गई थी? हमारे जो रूलर्स थे, हमारे जो प्रिंस थे, उन लोगों को दी गई थी, प्रिंसली रूलर्स को दी गई थी, जो स्टेट के हेड थे, ठीक है। त्रावणकोर अनाउंस। अब इससे ना प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई, इन्होंने 3 ऑप्शन दे तो दिए, जो तीसरा ऑप्शन था ना वो उसने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। क्या प्रॉब्लम हुई? त्रावणकोर अनाउंस दैट स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट। जो हमारा त्रावणकोर है, त्रावणकोर कौन सा एरिया है? त्रावणकोर का जो एरिया वो आज का केरला है, जो वो वहाँ पे हमारा त्रावणकोर पड़ता था, ठीक है। तो जो त्रावणकोर वाले थे उन्होंने क्या बोल दिया, वहाँ के राजा ने क्या बोल दिया कि हम लोग क्या रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे। जो स्टेट है हमारा वो क्या चाहता है, इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, अकेले रहना चाहता है। ना ही वो चाहते थे कि वो इंडिया का पार्ट बने, ठीक है, और ना ही वो चाहते थे कि वो पाकिस्तान का पार्ट बने। दे वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट, ठीक है। निज़ाम ऑफ, अब उनको देख के कहते हैं ना, खरबूजा को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो सेम चीज़ यहाँ हुई। निज़ाम ऑफ हैदराबाद ऑल्सो मेड सेम अनाउंसमेंट द नेक्स्ट डे। अगले ही दिन, पहले दिन इनका बयान आया, दूसरे दिन इनका भी बयान आ गया। इन्होंने, इन महाशय ने कहा कि हम भी क्या करेंगे, इनका पार्ट नहीं बनना चाहते, हम भी ना ही इंडिया का पार्ट बनेंगे, ना ही पाकिस्तान का पार्ट बनेंगे, हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। बट जो रियलिटी ये थी कि बाद में जो निज़ाम थे उन्होंने पाकिस्तान का रूल एक्सेप्ट करने के लिए कह दिया था, ठीक है। रूलर्स ऑफ नवाब ऑफ बंगाल वर एवर्स ऑफ ज्वाइनिंग, या बंगाल एंड भोपाल भी होता है, बंगाल एंड भोपाल, ठीक है। तो जो बंगाल के रूलर्स थे और भोपाल के रूलर्स थे, उन्होंने क्या कहा, वो एवर्स थे, मतलब खिलाफ थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन करने के। क्यों? क्योंकि उनका मानना ये था जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये हमारी ब्रिटिशर्स ने बनाई है, तो ये ब्रिटिशर्स की देन है, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के में भी अपना भागीदारी नहीं देना चाहते थे, हिस्सेदारी नहीं देना चाहते थे, उसका पार्ट नहीं बनना चाहते थे। तो वो पहले से ही नाराज़ थे इंडिया वालों से, तो एक तरह से ये भी इस फैसले के खिलाफ थे, ना ही इंडिया में जाना चाहते थे, ना ही पाकिस्तान में। एक तरह से ये लोग भी इंडिपेंडेंट ही रहना चाहते थे। दिस रिस्पॉन्स ऑफ रूलर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस मीन दैट देयर वॉज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इंडिया फर्दर डिवाइडेड इंटू स्मॉल नेशंस। अब इन तीनों बयानों से क्या पता चलता है, इन तीनों का कंक्लूजन ये आया कि ऐसा लगने लगा कि जो इंडिया है वो इंडिपेंडेंट होने के बावजूद भी इंडिपेंडेंट हो गया है, आज़ादी मिल गई है। आज़ादी मिलने के बाद भी जो इंडिया है हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया, वो क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा डिवाइड? अब इतनी बड़ी कंट्री है, ठीक है, और ये थोड़ा ईस्ट का रीजन, तो क्या होगा, अब यहाँ से इन्होंने बोल दिया हम अलग हो रहे हैं, बीच में ये हिस्सा बोल दिया हम अलग हो रहे हैं, यहाँ से थोड़े से हिस्से ने बोल दिया हम अलग हो रहे हैं, तो क्या ये सिर्फ इतना हिस्सा ये इंडिया हो पाएगा, ये यूनाइट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में से तो आ रहे थे, इनके पोर्शंस ही चले गए, इनके तो एरिया ही चले गए, तो कैसे इंडिपेंडेंट होगा, कैसे यूनाइट होगा? तो एक तरह से क्या लगने लग गया था कि जो पूरा इंडिया है जो इंडिपेंडेंस के बाद हमें मिला है, वो भी क्या होगा, फर्दर डिवाइड हो जाएगा छोटे छोटे देशों में, छोटे छोटे नेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे टॉपिक कंप्लीट होते हैं। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। जो भी मर्ज होने का जो पूरा प्रोसेस है, इसका जो कार्यभार दिया गया, जो डिसीजन मेकिंग की पावर दी गई, वो हमारे लोगों को नहीं दी गई, आम जनता को नहीं दी गई थी। किसको दी गई थी? हमारे जो रूलर्स थे, हमारे जो प्रिंस थे, उन लोगों को दी गई थी, प्रिंसली रूलर्स को दी गई थी, जो स्टेट के हेड थे, ठीक है।
त्रावणकोर अनाउंस, अब इससे ना प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई, इन्होंने 3 ऑप्शन दे तो दिए, जो तीसरा ऑप्शन था ना वो उसने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। क्या प्रॉब्लम हुई? त्रावणकोर अनाउंस दैट स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट। जो हमारा त्रावणकोर है, त्रावणकोर कौन सा एरिया है? त्रावणकोर का जो एरिया वो आज का केरला है, जो वो वहाँ पे हमारा त्रावणकोर पड़ता था, ठीक है। तो जो त्रावणकोर वाले थे उन्होंने क्या बोल दिया, वहाँ के राजा ने क्या बोल दिया कि हम लोग क्या रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे। जो स्टेट है हमारा वो क्या चाहता है, इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, अकेले रहना चाहता है। ना ही वो चाहते थे कि वो इंडिया का पार्ट बने, ठीक है, और ना ही वो चाहते थे कि वो पाकिस्तान का पार्ट बने। दे वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट, ठीक है। निज़ाम ऑफ, अब उनको देख के कहते हैं ना, खरबूजा को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो सेम चीज़ यहाँ हुई। निज़ाम ऑफ हैदराबाद ऑल्सो मेड सेम अनाउंसमेंट द नेक्स्ट डे। अगले ही दिन, पहले दिन इनका बयान आया, दूसरे दिन इनका भी बयान आ गया। इन्होंने, इन महाशय ने कहा कि हम भी क्या करेंगे, इनका पार्ट नहीं बनना चाहते, हम भी ना ही इंडिया का पार्ट बनेंगे, ना ही पाकिस्तान का पार्ट बनेंगे, हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे। बट जो रियलिटी ये थी कि बाद में जो निज़ाम थे उन्होंने पाकिस्तान का रूल एक्सेप्ट करने के लिए कह दिया था, ठीक है। रूलर्स ऑफ नवाब ऑफ बंगाल वर एवर्स ऑफ ज्वाइनिंग, या बंगाल एंड भोपाल भी होता है, बंगाल एंड भोपाल, ठीक है। तो जो बंगाल के रूलर्स थे और भोपाल के रूलर्स थे, उन्होंने क्या कहा, वो एवर्स थे, मतलब खिलाफ थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन करने के। क्यों? क्योंकि उनका मानना ये था जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये हमारी ब्रिटिशर्स ने बनाई है, तो ये ब्रिटिशर्स की देन है, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के में भी अपना भागीदारी नहीं देना चाहते थे, हिस्सेदारी नहीं देना चाहते थे, उसका पार्ट नहीं बनना चाहते थे। तो वो पहले से ही नाराज़ थे इंडिया वालों से, तो एक तरह से ये भी इस फैसले के खिलाफ थे, ना ही इंडिया में जाना चाहते थे, ना ही पाकिस्तान में। एक तरह से ये लोग भी इंडिपेंडेंट ही रहना चाहते थे। दिस रिस्पॉन्स ऑफ रूलर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस मीन दैट देयर वॉज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इंडिया फर्दर डिवाइडेड इंटू स्मॉल नेशंस। अब इन तीनों बयानों से क्या पता चलता है, इन तीनों का कंक्लूजन ये आया कि ऐसा लगने लगा कि जो इंडिया है वो इंडिपेंडेंट होने के बावजूद भी इंडिपेंडेंट हो गया है आज़ादी में, बाद भी जो इंडिया है हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया, वो क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा डिवाइड? अब इतनी बड़ी कंट्री है, ठीक है, और ये थोड़ा ईस्ट का रीजन, तो क्या होगा, अब यहाँ से इन्होंने बोल दिया हम अलग हो रहे हैं, बीच में ये हिस्सा बोल दिया हम अलग हो रहे हैं, यहाँ से थोड़े से हिस्से ने बोल दिया हम अलग हो रहे हैं, तो क्या ये सिर्फ इतना हिस्सा ये इंडिया हो पाएगा, ये यूनाइट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में से तो रहे थे, इनके पोर्शन ही चले गए, इनके तो एरिया ही चले गए, तो कैसे इंडिपेंडेंट होगा, कैसे यूनाइट होगा? तो एक तरह से क्या लगने लग गया था कि जो पूरा इंडिया है जो इंडिपेंडेंस के बाद हमें मिला है, वो भी क्या होगा, फर्दर डिवाइड हो जाएगा छोटे छोटे देशों में, छोटे छोटे नेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे टॉपिक कंप्लीट होते हैं। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज गवर्नमेंट अप्रोच। तो अभी तक हमने पढ़ा कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे पार्टीशन के, ठीक है, इंटीग्रेशन की क्या क्या प्रॉब्लम आई। अब हम पढ़ने वाले हैं गवर्नमेंट अप्रोच। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट की क्या अप्रोच थी, गवर्नमेंट ने क्या क्या तरीके निकाले, ठीक है। सरदार पटेल was the deputy PM and home minister at the time and played crucial role in integrating princely state and bring them in the Indian Union. जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है, उन्होंने, वो हमारे फर्स्ट डेप्यूटी पीएम थे, पीएम के नीचे वाली पोस्ट जो थे डेप्यूटी पीएम वो थे, एंड नेक्स्ट वन इज वो हमारे उस टाइम के होम मिनिस्टर भी थे। सेम टाइम पे वो दोनों थे, डेप्यूटी पीएम एंड होम मिनिस्टर, ठीक है। इनका ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल, मतलब आज जो हम इंडिया में है ना, ये जो हमारी पूरी एक इंडिया है, यूनाइटेड इंडिया, इंडियन यूनियन है, ये सारा किया धरा किनका है, इन्हीं का है। अगर ये ना होते तो शायद इंडिया आज कुछ इस तरह नहीं दिख रहा होता, वो आधा कटा हुआ, बीच में से कुछ पोर्शन निकला हुआ, जैसे हमारा पहले पाकिस्तान था ना, एक ईस्ट एक वेस्ट, वैसे हमारा कुछ इंडिया भी होता। बट इनकी वजह से, इनके ही कारण क्या हुआ, आज इंडिया एक यूनाइटेड रूप में है और एक बहुत ही सक्सेसफुल कंट्री है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया सारे प्रिंसली स्टेट को एक साथ लाने में, उनके रूलर्स से बात करने में, नेगोशिएट करने में और उनको मनाने में कि वो क्या करें, इंडिया में आके मर्ज हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देयर वर 26 स्मॉल स्टेट इन टूडेज ओडिशा, सौराष्ट्र ऑफ गुजरात हैड 14 बिग स्टेट्स। एग्जाम्पल बताया गया कि
कि उस टाइम का जो उड़ीसा था उसमें 26 स्मॉल स्टेट्स थे। उस टाइम के उड़ीसा में 26 और छोटे राज्य थे। आज का उड़ीसा अकेला एक राज्य है अपने में। उस टाइम के उड़ीसा में क्या थे, 26 स्मॉल स्टेट्स थे। नेक्स्ट वन, सौराष्ट्र ऑफ गुजरात एट 14 बिग स्टेट्स। और हमारा जो गुजरात है उसका जो सौराष्ट्र का एरिया है, ठीक है, गुजरात में जो एरिया है सौराष्ट्र का, वो वहाँ पे 14 बिग स्टेट्स थे। मतलब वो एरिया 14 बड़े बड़े स्टेट्स में, राज्यों में डिवाइडेड था। रिकंसिडरेशन ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच। अब गवर्नमेंट ने क्या कहा कि उनका क्या मानना था इसके बारे में, इंटीग्रेशन के बारे में, ठीक है। पीपल ऑफ मोस्ट प्रिंसली स्टेट, या फिर वो क्या चाहते थे, वो किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। पीपल ऑफ मोस्ट प्रिंसली स्टेट वांटेड टू बी द पार्ट ऑफ इंडिया। उनका ये मानना था, गवर्नमेंट ने पहली बात बोली, 3 अप्रोच दी उन्होंने। पहली बात इन्होंने बोली कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं, इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं। मतलब जो न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया है ना, इंडिया पाकिस्तान, तो जो इंडिया है न्यूली इंडिपेंडेंट, उसका पार्ट बनना चाहते हैं मोस्ट ऑफ द लोग। मतलब समझ लो 100% उसमें 69, 70% या 80% लोग जो है वो हमारे इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सेकंड वन, द गवर्नमेंट वॉज प्रिपेयर टू बी फ्लेक्सिबल इन गिविंग ऑटोनॉमी, ये ऑटोनॉमी, ठीक है, टू सम रीजन्स। द आइडिया वॉज टू एकोमोडेट प्लूरैलिटी। अब जो गवर्नमेंट थी वो प्रिपेयर थी। अब गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि ये जो जितने भी प्रिंसली स्टेट हैं उनको एक साथ लाना बहुत मुश्किल है। अब क्या होता है, जैसे किसी चीज़ को ना साथ में लाना है तो कहीं ना हमें कुछ ना कुछ लालच देना पड़ता है, या कुछ ना कुछ कहते हैं ना घूस टाइप, वो देनी पड़ती है। तो इन्होंने यही लालच दिया। इन्होंने भी यहाँ पे क्या किया, हमारी सरकार ने लालच देने का काम किया। इन्होंने क्या कहा कि जो भी इंडिया के अंदर मर्ज होगा, जो भी रूलर अपने स्टेट को इंडिया के अंदर मर्ज कर लेगा, हम रेडी हैं उनको कुछ ऑटोनॉमी दे देंगे। ऑटोनॉमी यहाँ क्या मतलब है, ऑटोनॉमी का मतलब है कि कुछ ऐसी पावर्स जो हम उनको दे देंगे। बस वो क्या करें, हमें अपनी मिलिट्री दे दें, ठीक है, और रिसोर्सेज पे कंट्रोल दे दें। बाकी वो अपने स्टेट पे रूल करें, टैक्स ले, हमें कोई मतलब नहीं उससे, वो मिलिट्री हमें दे दें। तो उन्होंने कहा हम कुछ हद तक उन्हें ऑटोनॉमी दे देंगे। हम इनका जो मेन रीज़न था इसके पीछे, इनका जो मेन मोटिव था वो क्या था, एकोमोडेट प्लूरैलिटी, कि ये जो अलग अलग फैले हुए ना सारे प्रिंसली स्टेट, उनको एक साथ लाना, एकोमोडेट करना, कलेक्ट करना। इनका मेन फोकस उस टाइम क्या था, बस सारे राज्य एक साथ आ जाएं, कैसे भी अलग अलग ना हो, क्योंकि अलग होते तो बहुत ज़्यादा नतीजा गलत हो सकता है, ठीक है। थर्ड वन इज द इंटीग्रेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ द नेशन हैड एज्यूम्ड सुप्रीम इम्पोर्टेंस। उस टाइम पे उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या था, इंडिया को यूनाइट करना, एक साथ लाना। 565 प्रिंसली स्टेट के रूलर्स को कोशिश करना कि वो ज़्यादातर क्या आ जाए, हमारे ही पास आ जाए। तो इंटीग्रेशन उनके लिए और कंसोलिडेशन साथ में लाना बहुत ज़रूरी था। किसको, टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ द नेशन की, पूरे देश की सारी बाउंड्रीज को एक साथ इकट्ठा करना, सारे प्रिंसली स्टेट को एक साथ एक यूनियन में इकट्ठा करना उनकी सुप्रीम इम्पोर्टेंस थी। उस टाइम पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम उनके लिए यही था। ये पी है तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम उनके लिए यही था उस टाइम। द रूलर्स ऑफ द स्टेट साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन मीन टू एग्री टू बी द पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन। उस टाइम पे क्या हुआ था, अब बोला गया था ना कि या तो इंडिया का पार्ट बनो या पाकिस्तान का, या फिर क्या करो इंडिपेंडेंट लो। तो जो भी लोग इंडिया का, जो भी प्रिंसली स्टेट के रूलर इंडिया का पार्ट बन रहे थे, तो उनको क्या बोला हमारी गवर्नमेंट ने कि आप अगर आ रहे हो ना, इंडिया का पार्ट बन रहे हो, तो कहीं मुकर ना जाए वो आगे जाके, तो आपको एक डॉक्यूमेंट साइन करना होगा। एक डॉक्यूमेंट दे दिया उनको, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन मतलब मिलना, साथ में आना, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन में उन्होंने बोला आपको साइन करना होगा कि हाँ जी हम अपनी मर्जी से पूरे होशो हवास में, कहते हैं ना पूरे होशो हवास में शादी कर रहा हूँ, तो उसी तरह से पूरे होशो हवास में हम अपना जो स्टेट है उसको कहाँ दे रहे हैं, इंडिया में मर्ज करना चाहते हैं। और ये वहाँ पे आप साइन कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, एक तरह से लीगल डॉक्यूमेंट हो जाएगा, आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। इंडिया में क्या किया जा रहा था, इंडिया में जो सरकार थी वो क्या कर रही थी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पहले साइन करा रही थी रूलर से, उसके बाद इंडिया का पार्ट बन जा रहे थे वो इस। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। इन्होंने पहली बात इन्होंने बोली कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं, इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं। मतलब जो न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया है ना, इंडिया पाकिस्तान, तो जो इंडिया है न्यूली इंडिपेंडेंट,
उसका पार्ट बनना चाहते हैं मोस्ट ऑफ द लोग। मतलब समझ लो 100% उसमें 69-70% या 80% लोग जो है वो हमारे इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सेकेंड वन, द गवर्नमेंट वॉज प्रिपेयर टू बी फ्लेक्सिबल इन गिविंग ऑटोनॉमी, ये ऑटोनॉमी, ठीक है, टू सम रीजन्स। द आइडिया वॉज टू एकोमोडेट प्लूरैलिटी। अब जो गवर्नमेंट थी वो प्रिपेयर थी। अब गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि ये जो जितने भी प्रिंसिपल स्टेट हैं उनको एक साथ लाना बहुत मुश्किल है। अब क्या होता है, जैसे किसी चीज़ को ना साथ में लाना है तो कहीं ना हमें कुछ ना कुछ लालच देना पड़ता है, या कुछ ना कुछ कहते हैं ना घूस टाइप वो देनी पड़ती है। तो इन्होंने यही लालच दिया। इन्होंने भी यहाँ पे क्या किया, हमारी सरकार ने लालच देने का काम किया। इन्होंने क्या कहा कि जो भी इंडिया के अंदर मर्ज होगा, जो भी रूलर अपने स्टेट को इंडिया के अंदर मर्ज कर लेगा, हम रेडी हैं उनको कुछ ऑटोनॉमी दे देंगे। ऑटोनॉमी यहाँ क्या मतलब है, ऑटोनॉमी का मतलब है कि कुछ ऐसी पावर्स जो हम उनको दे देंगे। बस वो क्या करें, हमें अपनी मिलिट्री दे दें, ठीक है, और रिसोर्सेज पे कंट्रोल दे दें। बाकी वो अपने स्टेट पे रूल करें, टैक्स ले, हमें कोई मतलब नहीं उससे, वो मिलिट्री हमें दे दें। तो उन्होंने कहा हम कुछ हद तक उन्हें ऑटोनॉमी दे देंगे। हम इनका जो मेन रीज़न था इसके पीछे, इनका जो मेन मोटिव था वो क्या था, एकोमोडेट प्लूरैलिटी, कि जो अलग अलग फैले हुए ना सारे प्रिंसिपल स्टेट, उनको एक साथ लाना, एकोमोडेट करना, कलेक्ट करना। इनका मेन फोकस उस टाइम क्या था, बस सारे राज्य एक साथ आ जाएं कैसे भी, अलग अलग ना हो, क्योंकि अलग होते तो बहुत ज़्यादा नतीजा गलत हो सकता है। ठीक है, थर्ड वन इज द इंटीग्रेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ द नेशन हैड एज्यूम्ड सुप्रीम इम्पोर्टेंस। उस टाइम पे उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या था, इंडिया को यूनाइट करना, एक साथ लाना। 565 प्रिंसली स्टेट के रूलर्स को कोशिश करने की वो ज़्यादातर क्या आ जाए हमारे ही पास आ जाए। तो इंटीग्रेशन उनके लिए और कंसोलिडेशन साथ में लाना बहुत ज़रूरी था। किसको, टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ द नेशन की, पूरे देश की सारी बाउंड्रीज को एक साथ इकट्ठा करना, सारे प्रिंसली स्टेट को एक साथ एक यूनियन में इकट्ठा करना उनकी सुप्रीम इम्पोर्टेंस थी। उस टाइम पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम उनके लिए यही था। ये पी है तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम उनके लिए यही था उस टाइम। द रूलर्स ऑफ द स्टेट साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन मीन टू एग्री टू बी द पार्ट ऑफ द इंडिया। तो जो भी लोग इंडिया का, जो भी प्रिंसली स्टेट के रूलर इंडिया का पार्ट बन रहे थे, तो उनको क्या बोला हमारी गवर्नमेंट ने कि आप अगर आ रहे हो ना, इंडिया का पार्ट बन रहे हो, तो कहीं मुकर ना जाए वो आगे जाके, तो आपको एक डॉक्यूमेंट साइन करना होगा। एक डॉक्यूमेंट दे दिया उनको, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन मतलब मिलना, साथ में आना। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन में उन्होंने बोला आपको साइन करना होगा कि हाँ जी हम अपनी मर्जी से पूरे होशो हवास में, कहते हैं ना पूरे होशो हवास में शादी कर रहा हूँ, तो उसी तरह से पूरे होशो हवास में हम अपना जो स्टेट है उसको कहाँ दे रहे हैं, इंडिया में मर्ज करना चाहते हैं, और ये वहाँ पे आप साइन कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, एक तरह से लीगल डॉक्यूमेंट हो जाएगा, आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। इंडिया में क्या किया जा रहा था, इंडिया में जो सरकार थी वो क्या कर रही थी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पहले साइन करा रही थी रूलर से, उसके बाद इंडिया का पार्ट बन जा रहे थे वो इस। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हैदराबाद इंटीग्रेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है हैदराबाद इंटीग्रेशन, मतलब कि जो हैदराबाद था उसको इंटीग्रेशन कैसे हुआ, उसको कैसे मिलाया गया हमारी इंडियन यूनियन में। ये सभी हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा दिक्कत किस में हुई थी, हैदराबाद, त्रावणकोर और जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इन तीनों में सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई थी, जो हमें देखनी पड़ी थी हमारी सरकार, इंडियन गवर्नमेंट को। तो दिक्कत क्या हुई थी, क्या था हैदराबाद का पूरा मैटर, इसमें हम आज पढ़ने वाले। हैदराबाद द लार्जेस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट रूल्ड बाय द निज़ाम ओस्मान अली। जो हैदराबाद था वो सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट था। कौन सा था सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट, हैदराबाद। 1 मार्क्स से क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसको कौन रूल कर रहा था, इसका जो रूलर था वो था हमारा निज़ाम। इसके रूलर को जो एक निक नेम था उनका क्या था, निज़ाम। तो जो निज़ाम था उसका नाम, असली नेम क्या था, रियल नेम क्या था, ओस्मान अली। ठीक है। सेकेंड, ही वॉज वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन। दुनिया में जितने भी उस टाइम के अमीर लोग थे, सबसे ज़्यादा अमीर, उनमें से एक जो था हमारा, क्या कौन था वो, निज़ाम था, ओस्मान अली। He wanted Hyderabad to be an independent state, but the people of Hyderabad were not happy with his rule due to his non-democratic rule. अब वो क्या चाहता था, ये सिर्फ रूलर का मानना था, निज़ाम का मानना था कि जो हैदराबाद है उसको मैं क्या करूँ, इंडिपेंडेंट कर दूँ। 3 ऑप्शन थे ना, इंडिया में मर्ज हो, पाकिस्तान में मर्ज हो, या फिर इंडिपेंडेंट हो।
तो जो निज़ाम था वो चाहता था कि वो इंडिपेंडेंट रखे किसको, हैदराबाद को, और उसका रूलर खुद ही बना रहे हमेशा के लिए, ठीक है। बट जो वहाँ के लोग थे, जो निज़ाम की जो पॉपुलेशन थी, वहाँ के हैदराबाद की जो पॉपुलेशन थी, वो ऐसा नहीं चाहती थी। क्यों नहीं चाहती थी, उसके पीछे भी रीज़न था। अब रीज़न क्या था, रीज़न ये था कि जो निज़ाम था उसका रूल बहुत ही ज़्यादा अनडेमोक्रेटिक और वायलेशन वाला था। मतलब वो क्या करता था, अपनी जो प्रजा है उन पर क्या करता, बहुत ज़्यादा अत्याचार करता था, उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करता था, जिस वजह से वो उसके रूल से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। He signed a standstill agreement with Indian government in November 1947 for a year. तो निज़ाम ने क्या किया, जब बोला गया, जब हमारी इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो बोला गया इंडिया में जाओ, पाकिस्तान में जाओ, या फिर क्या करो, इंडिपेंडेंट हो। तो उस टाइम पे सब रूलर से पूछा जा रहा था, निज़ाम से भी पूछा गया। तो निज़ाम ने बोला कि मैं क्या रहना चाहता हूँ, अभी मुझे ना इस बात का ना कोई मैं इतनी जल्दी कोई डिसीजन नहीं ले सकता, इतनी जल्दी कोई फैसला नहीं कर सकता, तो मैं एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करूँगा। मतलब तो निज़ाम के और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में क्या समझौता हुआ कि एक स्टैंड स्टिल मतलब ठहराव, एक क्या करेंगे हम, एक ऐसा एग्रीमेंट करेंगे जो 1 साल के लिए रोक देगा सब कुछ। ना ही आप इंडिया में जाओ, ना ही आप पाकिस्तान में जाओ, आपके पास सोचने का टाइम है, आराम से सोचो कि आपको कहाँ जाना है, इंडिया में, वेदर पाकिस्तान और भी इंडिपेंडेंट। तो एक तरह से इनका मोटिव इसके पीछे ये था कि या तो वो इंडिया में चले जाए, फिर पाकिस्तान में चला जाए। तो इसलिए इन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करवा दिया। कब हुआ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट? नवंबर 1947, जिस साल हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसी साल नवंबर में हमारा स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ। और ये एग्रीमेंट 1 साल का था, फॉर अ ईयर, 1 साल का था। इन द मीन टाइम द पीपल फोर्स द हैदराबाद गैदर टू स्टार्ट अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट जिंदाबाद। इसी बीच जब स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन हुआ तो 1 साल का टाइम पीरियड मिल गया। इसी 1 साल के टाइम पीरियड के बीच क्या हुआ, जो वहाँ के लोग थे, जो पीपल फोर्स थी, जो वहाँ के लोग थे हैदराबाद के, उन्होंने निज़ाम के अगेंस्ट, उसके ऑपरेसिव रूल के अगेंस्ट क्या कर दिया, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, मूवमेंट शुरू कर दिया। द पीजेंट इन द तेलंगाना रीजन पर्टिकुलरली रेज वॉइस अगेंस्ट हिज ऑपरेसिव रूल। इस जो ये मूवमेंट हुआ, इसमें सबसे ज़्यादा जो आगे आए, बढ़ चढ़ के जिन्होंने हिस्सा लिया, वो कौन थे, हमारे तेलंगाना के पीजेंट थे। पीजेंट इन द तेलंगाना रीजन पर्टिकुलरली रेज वॉइस अगेंस्ट ऑपरेसिव रूल। सबसे ज़्यादा जो उसके अगेंस्ट, उसके खिलाफ, जिसने निज़ाम के खिलाफ जिन्होंने बोला, उसका विरोध किया, वो कौन थे, हमारे पीजेंट थे तेलंगाना की। आज का जो तेलंगाना वहाँ के, ठीक है, उस टाइम का तो आंध्र ही था, वो हैदराबाद ही था। वुमेन ऑल्सो ज्वाइन द मूवमेंट इन लार्ज नंबर। वहाँ की जो वुमेन थी, हैदराबाद की जो वुमेन थी, उन्होंने भी बहुत बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया, बहुत ऊंचे स्तर पर यहाँ पे हिस्सा लिया। द कम्युनिस्ट एंड द हैदराबाद कांग्रेस वर इन द फॉरफ्रंट ऑफ द मूवमेंट। इस मूवमेंट के जो चेहरे बने ना, जो फेस बने, जो जिन्होंने सबसे आगे जाके एक लीडरशिप का काम किया, वो किसने किया, कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस के लोगों ने। किसने बोलते जाते हैं, कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस के मेंबर्स। निज़ाम रिस्पॉन्डेड बाय अनबैशिंग द रज़ाकार्स, पैरामिलिट्री फोर्स ऑन पीपल। अब देखो, कहीं भी जब मूवमेंट होता है या किसी गवर्नमेंट के खिलाफ क्या हो जाता है, प्रोटेस्ट होने लग जाता है, मूवमेंट होने लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं या तो वो उनकी मांगे पूरी करें या फिर क्या करें, उन्हें दबाने का काम करें। तो यहाँ पे हमारे निज़ाम ने क्या किया था, उन्होंने ऑपरेशन कर उन्हें दबाने का काम कर दिया था कि क्या करें, उनकी वॉइस ही रेज ना होने दे। उसने निज़ाम ने ये तय कर लिया। उसने क्या किया, निज़ाम ने इसका रिस्पॉन्स किया। रिस्पॉन्स में क्या दिया उन्होंने, अनबैशिंग द रज़ाकार। रज़ाकार क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मार्क्स से क्वेश्चन इसका डिफाइन आता है। रज़ाकार है हमारी पैरामिलिट्री फोर्स। जो निज़ाम था, हर उसके अपने प्रिंसली स्टेट के, प्रोविंसेस के अपनी फोर्सेस थे। तो जो हमारा रज़ाकार है वो निज़ाम की फोर्स थी, पैरामिलिट्री फोर्स थी, जो से वो यूज़ करता था। तो ये जो रज़ाकार थे, इसने निज़ाम ने रज़ाकार को भेजा, बोला जाओ ये जो जितना भी मूवमेंट हो रहा है इसको रोक दो, दबा दो। तो रज़ाकार ने क्या किया, उस टाइम पे जो रज़ाकार थे उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया लोगों को। मूवमेंट रोकने के नाम पर, मूवमेंट दबाने के नाम पर उन्होंने क्या किया, वुमेन के साथ बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया उनका, लोगों को लूट लिया, मारा, उन पर अटैक किया। और मतलब कहते हैं अत्याचार की हद होती है, वो हद भी वो पार कर चुके हैं। इन 1948, अभी जब ये बात इंडियन गवर्नमेंट को पता चली तो उन्हें पता था कि स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ था। एक तरह से ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का क्या था, उल्लंघन था। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। क्योंकि जनता क्या चाहती थी, इंडिया के साथ मिक्स होना, ठीक है, वो इसका रूल नहीं चाहती थी।
तो इन्होंने एक तरह से क्या किया, यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। तो ये जब न्यूज़ हमारी इंडियन गवर्नमेंट के पास पहुँची उस टाइम की, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला अब हमें ये चीज़ अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, बहुत ज़्यादा हार चुकी थी और बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी निज़ाम के रूल से। इसलिए इन 1948 इंडियन आर्मी मूव इनटू कंट्रोल फोर्सेस ऑफ निज़ाम। 1948 में 47 में हमारा स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ था नवंबर में। 1948 में जो इंडियन आर्मी है वो कहाँ चली गई, निज़ाम के एरिया में चली गई, हैदराबाद में चली गई। और उन्होंने क्या किया, वहाँ जाके जो रज़ाकार थी, वहाँ की पैरामिलिट्री फोर्स थी, उनको काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया उन पर, ठीक है, उनको रोकना शुरू कर दिया, जो भी वो काम कर रहे थे गलत काम, उनको रोकना शुरू कर दिया। ऑपरेशन पोलो वॉज द कोड नेम ऑफ द पुलिस एक्शन। ये जो पूरा एक्शन हुआ था, जो सरकार ने लिया था, मिलिट्री ने लिया था, तो इस ऑपरेशन का नाम क्या था, इस जो ये पूरा काम किया गया था, इसका नाम था ऑपरेशन पोलो, ठीक है। यहाँ से जो हमारी फोर्सेस गई हैदराबाद में, उन्होंने रेस्क्यू किया, तो वो क्या था, ऑपरेशन पोलो इसको नाम दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए। On 13 सितंबर 1948 हैदराबाद इंटीग्रेटेड इन इंडिया। और 13 सितंबर 1948 में 47 में स्टैंड स्टिल हुआ, 48 में सितंबर में 13 तारीख को क्या हुआ था, हमारा जो हैदराबाद है वो इंडिया के साथ इंटीग्रेट हो गया था, इंडिया के साथ मर्ज हो गया, ठीक है। तो ये टॉपिक यहाँ पे कवर्ड होता है, यहाँ पे पूरा ये टॉपिक खत्म होता है। मूव टू द नेक्स्ट। जाओ नाहिया पाकिस्तान, जो आपके पास सोचने का टाइम है, आराम से सोचो कि आपको कहाँ जाना है, इंडिया में, वेदर पाकिस्तान और भी इंडिपेंडेंट। तो एक तरह से इनका मोटिव इसके पीछे ये था कि या तो वो इंडिया में चले जाए फिर पाकिस्तान में चला जाए, तो इसलिए इन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करवा दिया। कब हुआ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, नवंबर 1947, जिस साल हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसी साल नवंबर में हमारा स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ। और ये एग्रीमेंट 1 साल का था, फॉर अ ईयर, 1 साल का था। इन द मीन टाइम द पीपल फोर्स द हैदराबाद गैदर टू स्टार्ट अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट जिंदाबाद। इसी बीच जब स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन हुआ तो 1 साल का टाइम पीरियड मिल गया। इसी 1 साल के टाइम पीरियड के बीच क्या हुआ, जो वहाँ के लोग थे, जो पीपल फोर्स थी, जो वहाँ के लोग थे हैदराबाद के, उन्होंने निज़ाम के अगेंस्ट, उसके ऑपरेसिव रूल के अगेंस्ट क्या कर दिया, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, मूवमेंट शुरू कर दिया। द पीजेंट इन द तेलंगाना रीजन पर्टिकुलरली रेज वॉइस अगेंस्ट हिज ऑपरेसिव रूल। इस जो ये मूवमेंट हुआ, इसमें सबसे ज़्यादा जो आगे आए, बढ़ चढ़ के जिन्होंने हिस्सा लिया, वो कौन थे, हमारे तेलंगाना के पीजेंट थे। पीजेंट इन द तेलंगाना रीजन पर्टिकुलरली रेज वॉइस अगेंस्ट ऑपरेसिव रूल। सबसे ज़्यादा जो उसके अगेंस्ट, उसके खिलाफ, जिसने निज़ाम के खिलाफ जिन्होंने बोला, उसका विरोध किया, वो कौन थे, हमारे पीजेंट थे तेलंगाना की। आज का जो तेलंगाना वहाँ के, ठीक है, उस टाइम का तो आंध्र ही था, वो हैदराबाद ही था। वुमेन ऑल्सो ज्वाइन द मूवमेंट इन लार्ज नंबर। वहाँ की जो वुमेन थी, हैदराबाद की जो वुमेन थी, उन्होंने भी बहुत बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया, बहुत ऊंचे स्तर पर यहाँ पे हिस्सा लिया। द कम्युनिस्ट एंड द हैदराबाद कांग्रेस वर इन द फॉरफ्रंट ऑफ द मूवमेंट। इस मूवमेंट के जो चेहरे बने ना, जो फेस बने, जो जिन्होंने सबसे आगे जाके एक लीडरशिप का काम किया, वो किसने किया, कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस के लोगों ने। किसने बोलते जाते हैं, कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस के मेंबर्स। निज़ाम रिस्पॉन्डेड बाय अनबैशिंग द रज़ाकार्स, पैरामिलिट्री फोर्स ऑन पीपल। अब देखो, कहीं भी जब मूवमेंट होता है या किसी गवर्नमेंट के खिलाफ क्या हो जाता है, प्रोटेस्ट होने लग जाता है, मूवमेंट होने लग जाता है, तो कहीं ना कहीं या तो वो उनकी मांगे पूरी करें या फिर क्या करें, उन्हें दबाने का काम करें। तो यहाँ पे हमारे निज़ाम ने क्या किया था, उन्होंने ऑपरेशन उन्हें दबाने का काम कर दिया था कि क्या करें, उनकी वॉइस ही रेज ना होने दे। उसने निज़ाम ने ये तय कर लिया। उसने क्या किया, निज़ाम ने इसका रिस्पांस किया। रिस्पांस में क्या दिया उन्होंने, अनबैशिंग द रज़ाकार। रज़ाकार क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स से क्वेश्चन इसका डिफाइन आता है। रज़ाकार है हमारी पैरामिलिट्री फोर्स। जो निज़ाम था, हर उसके अपने प्रिंसली स्टेट के, प्रोविंसेस के अपनी फोर्सेस थे। तो जो हमारा रज़ाकार है वो निज़ाम की फोर्स थी, पैरामिलिट्री फोर्स थी, जो से वो यूज़ करता था। तो ये जो रज़ाकार थे, इसने ये जो जितना भी मूवमेंट हो रहा है, इसको रोक दो, दबा दो। तो रज़ाकार ने क्या किया, उस टाइम पे जो रज़ाकार थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया लोगों को। मूवमेंट रोकने के नाम पर, मूवमेंट दबाने के नाम पर उन्होंने क्या किया, वुमेन के साथ बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया उनका, लोगों को लूट लिया, मारा, उन पर अटैक किया। और मतलब कहते हैं ना, एक अत्याचार की हद होती है, वो हद भी वो पार कर चुके हैं।
इन 1948, अभी जब ये बात इंडियन गवर्नमेंट को पता चली तो उन्हें पता था कि स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ था। एक तरह से ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का क्या था, उल्लंघन था। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, क्योंकि जनता क्या चाहती थी, इंडिया के साथ मिक्स होना, ठीक है, वो इसका रूल नहीं चाहती थी। तो इन्होंने एक तरह से क्या किया, यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। तो ये जब न्यूज़ हमारी इंडियन गवर्नमेंट के पास पहुँची उस टाइम की, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला अब हमें ये चीज़ अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, बहुत ज़्यादा हार चुकी थी और बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी निज़ाम के रूल से। इसलिए इन 1948 इंडियन आर्मी मूव इनटू कंट्रोल फोर्सेस ऑफ निज़ाम। 1948 में 47 में हमारा स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ था नवंबर में। 1948 में जो इंडियन आर्मी है वो कहाँ चली गई, निज़ाम के एरिया में चली गई, हैदराबाद में चली गई। और उन्होंने क्या किया, वहाँ जाके जो रिजर्व गार्ड थी, वहाँ की पैरामिलिट्री फोर्स थी, उनको काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया उन पर, ठीक है, उनको रोकना शुरू कर दिया, जो भी वो काम कर रहे थे गलत काम, उनको रोकना शुरू कर दिया। ऑपरेशन पोलो वॉज द कोड नेम ऑफ द पुलिस एक्शन। ये जो पूरा एक्शन हुआ था, जो सरकार ने लिया था, मिलिट्री ने लिया था, तो इस ऑपरेशन का नाम क्या था, इस जो ये पूरा काम किया गया था इसका नाम था ऑपरेशन पोलो, ठीक है। यहाँ से जो हमारी फोर्सेस गई हैदराबाद में, उन्होंने रेस्क्यू किया, तो वो क्या था, ऑपरेशन पोलो इसको नाम दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए। On 13 सितंबर 1948 हैदराबाद इंटीग्रेटेड इन इंडिया। और 13 सितंबर 1948 में 47 में स्टैंड स्टिल हुआ, 48 में सितंबर में 13 तारीख को क्या हुआ था, हमारा जो हैदराबाद है वो इंडिया के साथ इंटीग्रेट हो गया था, इंडिया के साथ मर्ज हो गया, ठीक है। तो ये टॉपिक यहाँ पे कवर्ड होता है, यहाँ पे पूरा ये टॉपिक खत्म होता है। मूव टू द नेक्स्ट।